दोस्तों बेंगलुरु में एक जॉब करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम किसी एक मामले पर लोगों को इतना गुस्सा और लोगों का इतना इमोशन एक साथ मैंने कब देखा था। पूरे सोशल मीडिया पर इस मामले पर ओपिनियन और इमोशन की बाढ़ आ रखी है। मरने से पहले कई पन्नों के एक नोट में अतुल ने जो लिखा है उसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। उसकी वाइफ और घर वालों के बारे में पढ़कर आप यही सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना घिनौना और लालची कैसे हो सकता है। दोस्तों इस लेटर में अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के लिए जो बातें लिखी हैं दोस्तों उनको पढ़ के आप परेशान हो जाएंगे और बार बार यही ख्याल आता है कि काश अतुल के इस दुख का पहले पता होता तो कोई कुछ कर पाता, अतुल को इस दुनिया से जाने से रोक पाता, उन्हें अपने बेटे से मिलवा पाता। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ काश ही होकर रह गई है। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को हम सिर्फ एक इमोशन अपील बनाकर छोड़ दें। मेरी कोशिश है कि अतुल ने अगर अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया है तो उसे हम वेस्ट ना जाने दें ताकि उन जैसे और केस ना हो पाए। तो इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि अतुल सुभाष के केस में क्या गलत हुआ और क्या कुछ ठीक किया जा सकता था, एक बार पहले यह जान ले कि मामला क्या है। आपको बता दें कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में एज AI इंजीनियर जॉब कर रहे थे। खुद अतुल ने अपने आखिरी नोट में बताया था कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के अगले ही साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी हर पूजा या शादी पर 6 साड़ियां और एक गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। इन सालों में उन्होंने अपने ससुराल वाले को भी उनके बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए से ऊपर रुपए दिए थे। अतुल ने कहा कि मेरी वाइफ और उनके घर वालों की पैसे की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। 2021 में जब उन लोगों को पैसे देने मैंने बंद किए तो मेरी पत्नी हमारे 1.5 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अतुल ने इसके बाद जब अपनी पत्नी से तलाक मांगा तो उसकी वाइफ ने दहेज समेत अलग अलग सेक्शन में अतुल पर 9 केस दर्ज करा दिए। अतुल की वाइफ ने जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज करा दिए, जबकि वो खुद भी जौनपुर में नहीं रहती थी। अतुल को पिछले 2 सालों में 50 बार से ज्यादा जौनपुर जाना पड़ा। पहले उनकी पत्नी ने अतुल से बच्चे के लिए 40,000 मेंटेनेंस की डिमांड करी और अपने लिए 1 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा। जब अतुल 40,000 देने के लिए रेडी हो गए तो अतुल की बीवी ने हर्जाने की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी। अतुल ने इस बात की शिकायत जब जज से की तो जज ने उल्टा अतुल को कहा कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। मगर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अतुल ने कोर्ट में जज को जब ये बताया कि NCRB का डेटा बताता है कि दहेज के झूठे केसों के चलते कितने ही मर्द हर साल सुसाइड करते हैं, तो अतुल की बीवी और सास ने कहा कि ऐसा तो तुम भी क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गए तो उन्हें देखकर उनकी सास ने कहा, अरे तुम अभी जिंदा कैसे हो, हमें लगा कि तुमने तो सुसाइड कर ली होगी। इस पर अतुल सुभाष का जवाब था कि मैं अगर मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की सास ने कहा कि वो तो फिर भी चलेगी, तुम मर गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के ही नाम होगी, तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने जज पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने भी मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और जब मैंने वो पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। अपने वाइफ के इस टॉर्चर, पुलिस की भी मिली भगत और एक कथित करप्ट जज के चलते अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की रात अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उन्होंने 40 पन्नों का एक नोट लिखा और एक 1.5 घंटे का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अतुल सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने नोट में ये तक लिख दिया कि मेरी अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर मुझे इंसाफ ना मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। कई पन्नों के अपने आखिरी नोट में अतुल ने एक ऐसी बात लिखी है जिसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हैं जिसने अपनी बीवी और उसकी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ किया, अपने साले तक के काम में भी मदद करी, अपने ससुराल को लाखों रुपए दिए, पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखा। उस शरीफ आदमी को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने परेशान होकर अपनी ही जान दे दी। उसे 2 साल से अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। उसके माँ बाप पर झूठे केस किए गए, वो भी तब जब अपनी बीवी के लिए वो हर पॉसिबल चीज जो कर सकते थे। मैं मानता हूँ कि इस देश में औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उसका अपना इतिहास है, उसकी जरूरत भी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कि इन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती है और उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती है। उन महिलाओं का क्या जिन मामलों में औरतें यह साबित नहीं कर पाती कि सच में उनके पति ने उनसे दहेज मांगा था या नहीं, तो क्या उन मामलों में औरतों को कभी सजा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ऐसे मामलों में आखिर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है जो यह तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस के लिए या अपने हर जाने के लिए औरतें कितना पैसा मांग सकती है।
अतुल के केस में यह कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपए महीना चाहिए? आखिर उसने कैसे तलाक के बदले 1 करोड़ के बजाय सीधे 3 करोड़ मांग लिए? ये तो दहेज कानून की आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है, डे लाइट रॉबरी है। आखिर क्या रीजन है कि ऐसे केसेस में बच्चों की ज्वाइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्यों माँ बाप को तरसाया जाता है? वो बेचारे तो अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाते। मैं साफ कह दूं कि जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ तो वो मैं कोई 498 या दहेज प्रताड़ना के लिए बने कानूनों के अगेंस्ट नहीं हूँ। हर साल सिर्फ दहेज के मामले में परेशान होकर 8500 महिलाएं जान देती है। यह नंबर ही बताने के लिए काफी है कि यह लॉ कितना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ शहरी इलाकों में कुछ औरतें इस कानून को हथियार बनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती है, उनसे पैसे ऐंठती है, उनके माँ बाप को जेल भिजवाती है और आदमियों का पता ही नहीं होता कि करना क्या है। आखिर क्यों मर्दों के हरासमेंट के लिए कोई कानून नहीं है? सवाल यही है। मैं कहता हूँ कि साल में ऐसे 1000 केस भी क्यों ना आते हो, लेकिन कोई कानून तो होना ही चाहिए जिसका सहारा लेकर मर्द भी अदालत में जा सके, अपनी बात रख सके। आज हम एक अतुल सुभाष की बात करें, लेकिन ऐसे कितने ही मामले आज रोज अखबारों में 8-9 पन्नों में छपकर खत्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती। और कुछ दिन पहले इसी तरह एक मामले में सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान दे दी। इसी तरह प्रोफेसर दीपांशु का मामला है, वो भी 1.5 साल से अपने बच्चों से नहीं मिले थे। इसी तरह के केस में मुंबई के संदीप पासवान ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। उनकी मंगेतर और उनकी फैमिली ने उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी जान देने से पहले 20 पेज का एक नोट लिखा था और 20 मिनट का एक वीडियो बनाकर दुनिया को अलविदा कर दिया था। इसी तरह का केस तमिलनाडु के वास्को अनिल का भी है, जिन्होंने शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही अपनी जान दे दी है। उनकी अपनी बीवी से जरा सी कोई बात हुई थी, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने लगातार उन्हें जेल भिजवाने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वास्को के ससुर यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वास्को की मौत के 1.5 साल बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन उनकी पत्नी ने जरूर वास्को के माँ बाप पर केस करवा दिया। आप उन माँ बाप की हालतों के बारे में सोच सकते हैं, जिन्होंने पहले अपना बेटा खोया और अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मैं पूछता हूँ, अगर कानून की नज़र में सब बराबर हैं तो ऐसे झूठे केसों से खुद को बचाने के लिए मर्दों के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे मामलों में कानून उनकी क्या मदद कर सकता है? जवाब है कुछ नहीं। और आपको पता है ऐसे मामलों में एक सबसे खतरनाक ट्रेंड क्या है? कई औरतें जिनका शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जब उनके पतियों को इस बात का पता लगता है और वो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ऐसी औरत सीधे सीधे अपने हस्बैंड को धमकी देती है कि अगर तुमने इस मामले को ज्यादा उछाला या किसी को बताया तो मैं तुम्हारे खिलाफ 498A का केस करवा दूंगी। दीपिका नारायण भारद्वाज डॉक्यूमेंट्री मेकर है और उनकी संस्था ऐसे मर्दों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। दीपिका ने इसके बाद उनके पास अब तक ऐसे हजारों मैसेज आ चुके हैं। ऐसे एक मैसेज में एक आदमी ने लिखा है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उसके साथ मेरी वाइफ के फिजिकल रिलेशन भी था। एक बार मैंने वाइफ को उस आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने जब ये बात वाइफ के घर वालों को बताई तो उन्होंने लिटरली मुझसे भीख मांगी कि मैं उससे माफ कर दूं। उस आदमी ने कहा कि मेरी फैमिली की भी रेपुटेशन का सवाल था, तो मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने मेरी वाइफ को फिर से उसी आदमी के साथ पकड़ लिया। इस बार जब मैंने उनकी फैमिली से शिकायत की तो मेरे ससुर जी ने कहा कि फिर क्या हो गया, एडजस्ट कर लो। इसके बाद मैं तलाक लेने के लिए कोर्ट गया तो मेरी वाइफ ने मुझ पर 9 झूठे केस करवा दिए। आज मेरी जिंदगी नरक हो रखी है। अब क्या कोई कानून का एक्सपर्ट मुझे बताएगा कि ऐसे मामलों में एक मर्द करे तो करे क्या? एक तो उसके साथ धोखा हो रहा है, दूसरा का भरोसा तोड़ा गया और सामने वाले ने जब उसकी शिकायत करी तो उल्टा उस पर ही केस कर दिया गया। मतलब जैसे लॉज है उसमें आदमी अपनी बीवी को धोखा भी सहे और उस पर ऑब्जेक्शन करे तो उल्टा उसी पर केस कर दिया जाए। ये किस तरह की सोसाइटी बना रहे हो? मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि औरतें धोखा देती है तो आदमी नहीं देते, आदमी उससे कहीं ज्यादा देते हैं। औरतें अगर दहेज के झूठे मामले दर्ज करवाती है तो औरतों के साथ दहेज के लिए होने वाले सच्चे मामले भी लाखों में हैं। और ऐसे ही मामलों में औरतों को ताकत देने के लिए 498A जैसे कानून भी बने हैं। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि अगर औरत भी आदमी की तरह चालाक है, धोखेबाज है, लालची है, तो ऐसे मामलों में यही कानून आदमी यानी मर्द को क्या ताकत देता है? इसका जवाब है कुछ नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम औरतों के साथ जुड़े या किसी एक मुद्दे की बात करते हैं तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मर्द भी तो विक्टिम हो सकता है। जैसे कुछ साल पहले पूरी दुनिया में मीटू मूवमेंट चला तो दुनिया भर के मर्दों को नेम सेम किया गया। सालों बाद औरतें ने आगे आकर बताया कि कैसे कैसे किस किस आदमी ने उनके साथ टॉर्चर किया, उसका शारीरिक शोषण किया। मुझे लगता है कि ये मूवमेंट सही था। इससे बहुत सारे मर्दों के मन में डर भी आया कि हमने कोई गलती तो नहीं की, हमारी भी ऐसी ही बदनामी हो सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल है दोस्तों, अगर कुछ औरतों को आगे बढ़ाने के लिए मर्दों ने कुछ फेवर मांगे और औरतों ने कुछ करने से मना कर दिया, अगर ये रियलिटी है तो एक
रियलिटी यह भी है कि न जाने ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो वो अपने औरत होने का फायदा उठाकर दफ्तरों में, ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ जाती है। क्या आपके ऑफिस में ऐसा कोई लड़की नहीं है? और क्या इन लोगों की वजह से जेन्युइन एम्प्लॉय को नुकसान नहीं होता? फिर चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की क्यों ना हो, जब आपके सामने अगर कोई सबूत के साथ यह कभी दे कि फला लड़की इस तरीके से आगे बढ़ी है, उसने मेरा यह नुकसान किया है, तो क्या आप उस मर्द की बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सच तो ये कि बात कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, उल्टा मर्द को ही यह कह दिया जाता है कि तुम एक औरत की ग्रोथ से जलते हो, तुम झूठे हो, तुम्हें शर्म मानी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि यह एक सेंसिटिव मामला है, लेकिन क्या वजह है कि हम दूसरी तरफ भी कुछ गलत हो सकता है इस बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं होते। और कोई भी सोसाइटी जब एक तरफा नैरेटिव बनाता है तो वो दूसरी साइड को पूरी तरह विलन और दूसरे को पूरी तरह से विक्टिम बना देते हैं। जैसे ब्राह्मणों ने अगर एक वक्त कुछ जातियों पर जुल्म किए तो कुछ लोगों ने आज पूरी ब्राह्मण जाति को ऑपरेसर बना रखा है। अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी में मर्दों ने सालों तक औरतों पर जुल्म किए, उन जुल्मों से बचाने के लिए औरत के लिए कुछ कानून बनाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका उल्टा नहीं हो सकता, मर्द भी विक्टिम हो सकता है। हेलो हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का एक मशहूर नॉवेल है कर्मभूमि। कर्मभूमि में एक जगह प्रेमचंद जी अपने कैरेक्टर से कहलवाते हैं कि महिला, दलित, भूमिहीन ये सब प्रताड़ित होते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि अगर इन सबको कल को वैसी ही ताकत मिल जाए तो ये सब वैसा ही शोषण नहीं करने लगेंगे जैसा इनका होता है। मतलब बुराई आदमी या औरत, ऊंची जाति या नीची जाति में नहीं है, बुराई उस ताकत में है जो एक इंसान को पैसे या कानून या अपनी जाति धर्म से मिलती है। अब ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि उस ताकत को कैसे इस्तेमाल करता है। दहेज विरोधी कानून ने जहां लाखों करोड़ों औरतों को ताकत दी है, तो यह भी सच है कि इन्हीं ताकत का इस्तेमाल करके लाखों मर्दों का भी वैसे ही शोषण हो रहा है जैसे औरतों का होता आया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होने से रोका जाए, मर्दों को भी कानून की प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि अतुल सुभाष जैसे भले लोगों को यूं मजबूरी में दुनिया को छोड़कर जाना ना पड़े। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप अपने अगल बगल किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें इसी तरीके से झूठे केस में फंसाया गया है, उनका गलत इस्तेमाल करके उन्हें भी परेशान किया जा रहा है? उनके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए, अपने हर एक फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।